अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इल्मी प्रीची यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एनालिटिकल केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसको डिस्कस करेंगे और आपको हर चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी भी मैं ट्राई करूँगा कि जितने भी चैप्टर्स हैं 12 के 12 चैप्टर इंशाल्लाह अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। पहले हम ये कर रहे हैं सेकंड चैप्टर, फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम करेंगे अपलोड सेकंड चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, फिर इसी तरह ऑनवर्ड, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके मुताबिक यानी आप कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन बता दिया करें, वो वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास चैप्टर है एनालिटिकल केमिस्ट्री। देखिए, एनालिटिकल का मतलब होता है किसी चीज़ का एनालिसिस करना, ठीक है। केमिस्ट्री यानी मीन्स ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम किसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन। अब पहली लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच को कहते हैं जिसमें हम कोई एक कंपाउंड ले लें, ठीक है, उसका एनालिसिस करें। तो वो एनालिसिस दो टाइप का हो सकता है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। अब एनालिसिस किस तरह, मैंने आपको एक कंपाउंड दे दिया और मैंने कहा कि भाई ऑर्गेनिक है। अब आप मुझे बताओ कि इसमें ऑर्गेनिक है तो कौन कौन से कंपाउंड हैं, पहले ये बताओ। फिर मैं जब आपको ये पता चल जाए फिर मुझे ये बताओ कि इसमें से अगर कार्बन है तो वो कितना प्रेजेंट है, 12 ग्राम है, 20 ग्राम है, 25 ग्राम है। हाइड्रोजन है तो वो कितना है, ऑक्सीजन है तो वो कितना है। ये सारे आपने बताने हैं। अब अगर मैं पहले आपको कहूँ कि भाई आपने बताना है इसमें है क्या, तो उसे हम कहेंगे क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी। मतलब है क्या भाई, इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन है, क्या चीज़ है, ठीक है। वो आप पता कर लें। उसके बाद जो दूसरा आप करते हैं कि भाई अगर क्लोरीन प्रेजेंट है फॉर लेट्स सपोज, तो वो कितने ग्राम है, उसका मास कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो वो हम किस में स्टडी करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, ठीक हो गया, समझ आ गई। अब क्लासिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। क्लासिकल क्यों कहते हैं, पुराने ज़माने में यूज़ होता था, अब भी यूज़ होता है लेकिन कोई इतना वो नहीं है, लेकिन एफिशिएंट है जिसकी वजह से लोग अब भी इसको यूज़ करते हैं। तो इसका नाम क्या, कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस क्या कि मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप किसी चीज़ को बर्न करो, ठीक है। आपने करना क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर उसको जलाना है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, फिर उसमें से वाटर और हाइड्रोजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेना है, जिससे हम वाटर से हम हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से जो है कार्बन निकाल के फिर हम ऑक्सीजन भी इसी से निकाल लेंगे। वो मैं आपको सारा आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अच्छा, प्रोसीजर जो है ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट एक बार पढ़ लें, ठीक है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार पढ़ लें, पढ़ लेने से आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको वो करना है। मेन चीज़ इसकी डायग्राम, मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ, उसको आप अच्छे से समझ लें, आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। हमारे पास डायग्राम अगर हम देखें तो ये देखें, सबसे पहले आप ज़रा उधर स्टार्ट में अगर देखें तो लेट मी यूज़ यू कैन से दैट, मेरे पास ये हो तो इसको यूज़ कर लेते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें, यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है, तो ज़रा मैं इसको वो कर लूँ, छोटा कर लूँ क्योंकि ये बहुत साइज़ में बड़ा है, ठीक है। तो लेट मी मेक इट शॉर्टन फर्स्ट। चलिए हम इस तरह यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन आएगा आपके पास, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होना चाहिए। ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो पड़ा हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपने इसको बर्न किया, ठीक है। अब ये आप देखिए कंपाउंड को भी एनालाइज, ये नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने आपको दिया, आपने बर्न किया। अब यहाँ पे जो होता है ना, स्पेशली प्लाटिनम होता है। प्लाटिनम क्यों क्यों यूज़फुल होता है, वो स्पेशली यूज़फुल होता है इसको अच्छे से गर्म करने में, ठीक है, इसका अच्छे से। अब मेनली हम कर क्यों रहे हैं ऐसा, हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई पहले हमें देखना है इसके अंदर है क्या क्या, फिर हमने देखना है क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, फार्मूला क्या बनता है। मैंने आपको अननोन दे दिया, अब आपने इसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है, फिर मुझे बताना है कि भाई इसका फार्मूला क्या है और इसके अंदर इसका मास कितना प्रेजेंट है, ठीक हो गया। अच्छा, मैंने गर्म किया, गर्म करने के बाद ना यहाँ से ये जो है पास हुआ यहाँ पे, फिर ऐसे आगे करता चला गया। लेकिन जब यहाँ पे आया तो मैंने इसके अंदर MgCl2 डाल दिया। अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको MgCl डाल दिया, जिसको मैंने वाटर अब्जॉर्बर कहा है, और साथ में KOH डाल दिया। इसमें KOH डाल दिया, इसमें MgCl। वो क्यों डाला, देखिए MgCl2 जो है वो जैसे ही पानी आएगा उसको जज़ब कर लेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वो भी यही करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब कर लेगा, आगे जाने नहीं देगा, क्योंकि अगर जज़ब ना किया तो वो तो आगे चला जाएगा, पास हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। फिर जब ये जज़ब कर लेगा फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले KOH था, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब जब उसने वाटर ऐड कर लिया तो क्या हो जाएगा, KOH प्लस H2 हो जाएगा, इतना यही हो जाएगा ना, H2 ये हो गया। तो आपने क्या करना है, ये वाला KOH से जब माइनस कर लेंगे तो ये वाला तो पार्ट निकल जाएगा, लेकिन आपके पास ये रह जाएगा, और आपके पास इसलिए आपको वाटर चाहिए तो वाटर इससे मिल जाएगा। और फिर आप इसको यूज़ करते हुए H2 जो है, जो वाटर की क्वांटिटी है H2 की, वो आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया, समझ आ गई। इसी तरह आपने उसके लिए भी यूज़ करना है, मतलब जो हाइड्रोजन है आपके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए भी, ठीक हो गया। अच्छा देखिए, अब हमारे पास हमें पता नहीं था कि हमें सिंपल ये आइडिया हुआ कि भाई इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और ये चीज़ें, ये आपने फार्मूला दे दिया कि भाई देखो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था, हमें फार्मूला नहीं पता, हमने इसको बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लिया, ठीक है। अब हमने आगे करना है, हमने पहले क्या क्या चीज़ें फाइंड कर ली हैं, हमें गिवन क्या क्या हुआ है, हमें मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है,
मैस ऑफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो भी गिवन होगा, कोई मैस ऑफ H2O वो भी गिवन होगा, ठीक है। अब देखिए आपने सबसे पहले क्या करना है, सिंपल मैं आपको अगर आपको बताऊं तो आपने पहले मैस कैलकुलेट कर लेना है कार्बन का। क्यों, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है ना आपके पास, सिंपल कार्बन नहीं है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, गिवन मैस ऑफ कार्बन क्योंकि आपको सवाल में ना गिवन मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन होगा, क्योंकि आप तो प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ना, अगर आप करेंगे तब आपको खुद मिलेगा, लेकिन वो क्योंकि वो खुद परफॉर्म करके दे रहे हैं तो आपको गिवन मैस भी देंगे। ये 12 आपको खुद से लगाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 होता है और टोटल इसका एटॉमिक मैस कितना होता है 44। तो इससे आपके पास क्या आ जाएंगे, डैश ग्राम ऑफ कार्बन, क्योंकि हमें मेनली चाहिए कार्बन। इसी तरह आप करेंगे वाटर के साथ भी। वाटर का क्या करेंगे भाई, आपको 2 जो है एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का, ठीक है, आप गिवन मास आपको क्वेश्चन में दिया होगा, और 18 जो है एटॉमिक मास है वाटर का। तो इससे आप जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब इन दोनों के ग्राम आगे, अब हम चलते हैं कि भाई हमने इसको आगे कैसे करना है। तो हमारे पास PDF है, ज़रा उसको ओपन कर लेते हैं। ओके, अब चलते हैं आगे। अब इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो मैस आ गया किसका, देखें टोटल मैस ऑक्सीजन हमने फाइंड करना है, ऑक्सीजन क्योंकि मेन मैस हमने उसका फाइंड करना है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, टोटल मैस जितना था ना आपने उसमें से मतलब ये माइनस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और हाइड्रोजन माइनस कर देना है। अब इस तरह होता है ना, फॉर एग्जांपल पेरेंट ने कुछ पैसे दिए, हम क्या करेंगे उसमें से सिस्टर का अगर हक निकालना हो, हम क्या करेंगे, जितने भाई होंगे उनका जो है वो जितना भी मतलब डिज़ायर्ड जो अमाउंट होगी वो निकाल के जितना रह जाएगा वो सिस्टर्स का होगा, ठीक है। तो यही वाला यहाँ पे भी काम है कि जितना टोटल में से आप भाई वाला निकाल लेंगे, या मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और मतलब कार्बन और हाइड्रोजन वाला निकाल लेंगे, ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक हो गया। ये आने के बाद आपने क्या करना है, सबके मोल्स निकाल लेने, किस फार्मूले से, मैस इन ग्राम पर मोलर मैस। ये जब मोल्स आपके पास निकल आएंगे ना तो तब आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, एन मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। अब एन कैसे फाइंड करते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूल फार्मूला, एम्पिरिकल मॉलिक्यूल फार्मूला। अब रिलेटिव मॉलिक्यूल फार्मूला आपने कैसे फाइंड करना है, आपको एक तो गिवन होगा एन क्या है, एन एटॉमिक मैस है, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इसको तो तब आपको आइडिया होगा। चलिए एग्जांपल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं तब आपको क्लियर होगा। इसका एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक क्या है कि भाई ये जो है आपके पास सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे कंपाउंड पे वो लागू होता है, अदरवाइज नहीं होता, जो इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में कह रहा है कंपाउंड ए एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब इसका ये आपके पास, मैं आपको डिटेल जस्ट पढ़ लेता हूँ कि भाई उसका मैस ये है, ठीक है। और अगर देखा जाए उसका मैस ये गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको कहा था मैस गिवन होगा, हाइड्रोजन का मैस, वाटर का मैस गिवन है, रिलेटिव मैस पहले से गिवन है, रिलेटिव गिवन है तो बाकी आपने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। और ए भी जो एन है वो भी गिवन है, एन ये है, ये आप देखें ना एन आपको गिवन है 60, तो यहाँ से आप एन भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये करने के बाद अब आपने एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये चीज़ें फाइंड करनी है, ये आपके पास फाइंड करने के लिए रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था, आपके पास जो भी गिवन मैस होगा ना आपने उसको 12 से मल्टीप्लाई करके 44 से डिवाइड कर लें, ताकि आपके पास ग्राम ऑफ कार्बन आ जाए, इसी तरह ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आ जाए। इनको आप ऑक्सीजन, फिर आपने ना ऑक्सीजन को निकालने के लिए इन दोनों को माइनस कर देना, जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास ऑक्सीजन का आ जाएगा जबकि 1.0128 ग्राम। ये करने के बाद फिर आपने क्या करना है भाई, इनके मोल्स निकाल लेने, ठीक हो गया। मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल गिवन जो मैस पीछे आया था उसको डिवाइड कर देना उनके एटॉमिक मैस से। मतलब कार्बन का 12 होता है, 12 से डिवाइड कर, ऑक्सीजन का 1 होता है 1 से, सॉरी कार्बन हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का 16 होता है 16 से। ये आपके पास मोल्स आ गए। अब आपने क्या करना है, इन तीनों मोल्स में से जो सबसे छोटा मोल है ना उससे सबको डिवाइड कर देना है। अब अगर देखें 8 × 10⁻³ जो सबसे छोटा है, ठीक है, तो इससे आपने तीनों को डिवाइड कर दें। जब आप तीनों को डिवाइड कर दें तो आपके पास रेशो आ जाएगी 1:1। अब आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला आ चुका है, मॉलिक्यूलर आपने फाइंड करना है। अब हमारे पास फार्मूला होता है एन मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब सबसे पहले आपने एन निकालना है, आपके पास एन नहीं है, एम्पिरिकल फार्मूला तो आ चुका है, एन नहीं है। उसके लिए आपने क्या करना है कि भाई ये आपके पास जो 60 गिवन था, ये कहाँ चला गया, लेट मी चले, अच्छा ये जो आपके पास 60 गिवन था ये तो क्वेश्चन से आया। अब ये 30 कहाँ से आया, ये वाला जो है ना आपके पास, ये वाला, इसका आपने मैथ्स निकालना है। ये जब आप निकालेंगे CH2O हमारे पास निकलेगा ना, आंसर 30 आएगा। कैसे, देखिए C का 12 होता है, H1 होता है तो 2 और 16, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपको आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। तो इस 30 से आपने डिवाइड कर देना, आंसर 2 आ जाएगा। 2 को जस्ट आपने जो एम्पिरिकल फार्मूला आया था इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। कोई क्विज आपने अच्छे से सॉल्व करना। उसके बाद मॉडर्न मेथड ऑफ एनालिसिस। देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी ये है कि आप रेडिएशन को यूज़ करते हुए, रेज ऑफ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उनको यूज़ करते हुए किसी भी एटम या किसी भी उसका एनालिसिस करना, बात वही है एनालिसिस, ठीक है। ये हमने मतलब आप ये समझ लें कि वो पुरानी मेथड हमने डिस्कस किया था, अब ये नया मेथड है। इसमें जो मेन चीज़ है ना वो यही है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मेटल, हम मेटल फॉर एग्जांपल एक मेटल पड़ा होता है उस पर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली तो उसमें क्या चेंज आता है, तो ये जो हमने स्टडी करना है बाय यूजिंग यू कैन से दैट मॉडर्न मेथड ऑफ एनालिसिस, और स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यही करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट रेज हैं,
जिस तरह कॉस्मिक रेज हो गई, गैमा रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, बस आपको आइडिया होना चाहिए, इसमें से आता कुछ नहीं है। बस ये डिपेंड किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और यानी पैकेट्स, मतलब उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि भाई ये जो लाइट आ रही है इसकी वेवलेंथ कितनी है, फिर उसी वाले से वो डिस्कस मतलब डिफरेंट हो जाता है, कंडीशन डिफरेंट होती है। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट। तो इसमें से आपने क्या करना है, इसमें से आपने कॉस्मिक रेज, इसमें से कोई पढ़ने वाला नहीं है, बस आप जस्ट वो कर लें। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एक मैंने फार्मूला बताया था, रिच मैन इन वीनस यूजेस गैमा रेज, सॉरी ये आपने लिख लेना है, रिच मैन इन वीनस यूजेस, रिच मैन इन, बिल्कुल, रिच मैन इन वीनस यूजेस एक्स रे गन, मतलब रिच रेडियो वेव्स, मैन माइक्रोवेव, ठीक है, इन IR वीनस मतलब विजिबल, यूजेस अल्ट्रावायलेट, और उसके बाद आपके पास आता है यूजेस एक्सरे यानी, और फिर उसके बाद गन यानी गैमा रेज। तो ये मैंने आपको एक सीक्वेंस बता दिया, अगर आप देखें तो सीक्वेंस ऐसे ऊपर को जा रही है, ठीक हो गया। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो रेडियो वेव्स होंगी उनका लैम्डा सबसे ज़्यादा होगा, एनर्जी सबसे कम होगी, सॉरी एनर्जी सबसे कम होगी, और फ्रिक्वेंसी भी सबसे कम होगी, किसकी, रेडियो वेव्स की, ये जो आपके पास है ना इनकी। अगर आप ऊपर जाते जाएंगे तो ये सारा उल्टा होता जाएगा, वेवलेंथ कम होती जाएगी, एनर्जी ज़्यादा और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती जाएगी। इस वजह से गैमा रेज जो है उनकी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, किसी भी मेटल से पार जो है वो रेज मतलब मूव कर जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है, तो ज़रा इधर ले जाते हैं, तू नीचे आ जा भाई, चले इसको इधर कर लेते हैं। अच्छा हो गया। उसके बाद प्रिंसिपल स्पेक्ट्रोस्कोप। प्रिंसिपल क्या है, देखिए मेनली यही प्रिंसिपल है। मेरे पास एक एटम था, मैंने उस पर ना, मतलब ये एटम था मेरे पास एक एटम था, मैंने उस पर रेस डाली। अब क्या होगा कि उसके अंदर उसके इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके जो एटम होगा उसके पार्टिकल्स होंगे, उनको स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करने से उसमें चेंजिंग लाएगा। वो क्या चेंज हो सकती है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है, मॉलिक्यूल रोटेट कर सकता है, मैनी चेंजेस। अब आपने ये यहाँ पे याद कर लेना। अब देखिए अगर आप इसको रीड भी कर लेते हैं तो वही बात लिखी हुई है कि भाई द कंपाउंड इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अब्जॉर्ब एनर्जी, अब्जॉर्ब कर लेते बिल्कुल, ठीक है। फिर वो उनमें चेंज आती है, क्या चेंज आती है, या तो मॉलिक्यूल रोटेशन हो जाती है, बॉन्ड वाइब्रेशन हो जाता है, या इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड क्लीवेज यानी बॉन्ड टूट जाता है। ये सारी किसकी वजह से होती हैं, तो ये हम इससे क्या करते हैं, इससे द इन्फॉर्मेशन इज देन यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अननोन कंपाउंड। हमें किसी अननोन कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता चल जाता है। मेरी सिंपली बात यही है। तो आपने अब याद करने वाला काम क्या है, आपने ना यहाँ पे ये याद कर लेने कि भाई अगर अल्ट्रावायलेट पढ़े या विजिबल पढ़े तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, ठीक हो गया। IR पढ़े तो बॉन्ड वाइब्रेट होता है, माइक्रोवेव पढ़े मॉलिक्यूल रोटेट होता है, रेडियो पढ़े तो आपके पास मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, जिसको हम आगे NMR के नाम से जाके पढ़ेंगे, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। बस इसमें और कुछ करने वाला नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत आसान चैप्टर है। अच्छा अब ये है, इसमें जस्ट आपने क्या करना है, डायग्राम देख लिया, आपको 100% आंसर यहाँ से मिल जाते हैं। आपसे आ सकता है कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर ऐसा डिवाइस है जिससे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का काम करते हैं, दैट्स इट सिंपल। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं आप सिंपल देख सकते हैं। हमारे पास एक सोर्स होगा, ठीक है, एक सैंपल होगा, रेफरेंस होगा, इसके अलावा एक प्रिज्म है जो इसका मेन रोल प्रिज्म का होता है, फिर डिटेक्टर होगा और रिकॉर्डर होगा। अगर यहाँ पे देखें लाइट सोर्स होगा, मोनोक्रोमेटर जो कि प्रिज्म होगा, सैंपल कर्वेटिव होगा, ठीक है, यानी लेंसेज की बात हो रही है, उसके बाद डिटेक्टर होगा और रिकॉर्डर होगा, और वो एक ग्राफ बना देगा हमारे पास, ऐसे ऐसे करके हमारे पास ग्राफ आ जाएगा और हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। बस दैट्स इट, सिंपल कवर हो गया। उसके बाद चलते हैं जो हमारे पास है IR। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है, यूजेज रेडिएशन ऑफ लो एनर्जी, क्योंकि IR मैंने आपको बताया है उसकी एनर्जी लो होती है, हाई वेवलेंथ हाई होती है। आप जब आगे जाते जाएंगे एनर्जी हाई होती जाएगी। तो आपने पढ़ा था रिच मैन इन वीनस, मतलब तीसरे नंबर पे आ रहा है, पहले रेडियो, माइक्रोवेव और फिर IR। तो IR अभी नीचे ही है बाकियों से, तो इस हवाले से IR की जो एनर्जी है वो कम होती है। इसकी लेंथ के वेव मतलब इसकी रेंज के 5 to 16 माइक्रोमीटर और 4000 to 625 सेंटीमीटर। अब करता क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एनर्जी इसकी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, लेकिन वेवलेंथ इसका ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन रेडियो वेव से कम होगा, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ से यहाँ तक इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। करता क्या है, सिंपल एक दो पढ़ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम, बिल्कुल हम बात ठीक है। दीज एटम कंटिन्यूसली अंडरगो वाइब्रेशन, देखिए वाइब्रेशन वगैरह होती रहती है, लेकिन जब IR उस पर पड़ता है ना तो वाइब्रेशन को और इंक्रीज़ कर देता है। उस और इंक्रीज से करने से क्या होता है, हम उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हम देख लेते हैं कि भाई इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, या क्या बॉन्ड है, तो हमें आइडिया हो जाता है, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद अगर देखा जाए तो वो कह रहा है कि ड्यूरिंग वाइब्रेशन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एटम फ्रॉम देयर मेन पोजीशन अकर एंड काज अ चेंज इन डायपोल मूवमेंट। दिस चेंज इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ IR एंड ओके I radiation increase the rate of vibration and rotation. Different bonds absorb radiation of different frequency. Polar molecules are IR reactive. सिंपल सी वही बात मैंने आपको बता दी, वो अपनी उसमें मतलब चेंज लाते हैं। मेनली IR का काम क्या है, बॉन्ड रोटेशन करना, ठीक हो गया, यानी बॉन्ड को रोटेट करना।
ठीक है। तो IR जो है वो स्पेशली फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करता है और बॉन्ड्स को देखता है कि बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ है या सी डबल बॉन्ड ओ है, ये आपने याद रखना है। ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी एटम वाइब्रेट, यानी वो हमने पढ़ा था ना रेजोनेंस का फिनोमेना, जब फ्रिक्वेंसी सेम हो जाती है तो वो रेजोनेंस फिनोमेना होता है, वही बात है यहाँ पे, वही सूरत है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास है जी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कैसी वाइब्रेशन है जिसमें बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता, जस्ट बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाती है। आप ये कह सकते हैं कि मतलब ये अगर ऐसे है ना कोई, फॉर एग्जांपल H2O हमने पढ़ा हुआ है, तो ये अगर हमारे पास H2H है, ठीक है, अब क्या होगा कि ये वाली बॉन्ड लेंथ लंबी हो जाएगी ये वाली, लेकिन एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम बेंडिंग की बात करें तो इसमें एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है, अब ऐसे हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये एंगल बीच में चेंज हो गया, तो लेंथ में चेंज नहीं आएगा लेकिन एंगल चेंज हो जाएगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे यही कह रहा है कि भाई बॉन्ड एंगल चेंजेस बट लेंथ इज रिमेन द सेम। ठीक हो गया। ये इसकी टाइप्स हैं वाइब्रेशन की, यानी ये दो तरह से वो कर सकता है। अच्छा, इंटरप्रिटेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रम। IR स्पेक्ट्रम जब पढ़ता है तो उससे क्या होता है आपके पास, सिंपल हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि एक तो ट्रांसमिटेंस यानी कितना वो ट्रांसमिट कर रहा है उसको, और दूसरा वेव नंबर के दरमियान बनाते हैं। अगर आप देखें नीचे हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है, ये ट्रांसमिटर्स है और ये आपका वेव नंबर है। तो ये देखें आपकी यहाँ पे ग्राफ शो कर रहा है कि भाई CH सिंगल बॉन्ड है, ये C डबल बॉन्ड होता है जिसकी वजह से बहुत ही नीचे चला गया। वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, CH पे ये 3000 है और C डबल बॉन्ड O पे 1720 है, ये बस आपने याद रखना है। ये वैसे है किसके लिए, ये प्रॉपर नॉन के लिए, ये आपने एक याद रखना है। ये वैसे हम किसके लिए कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप फाइंड करने के लिए। आपने याद रखना है कि भाई इसके जो दो रीजन्स है, एक फिंगरप्रिंट रीजन इसका 600 1500 और 15 से 4000, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। फिंगरप्रिंट रीजन से हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटरमाइन करते हैं, और फंक्शनल से हम क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, टॉपिक इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया। ठीक है, आज देखिए वही बातें यहाँ पे आगे 720 पे C डबल बॉन्ड O और 3000 पे CH बॉन्ड। बाकी नेक्स्ट ये वाला टेबल है, इसको एक बार रीड कर लें, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए, बाकी इतना आता नहीं है। उसके बाद हमारे पास दूसरा आता है विजिबल रीजन। अब हम अभी भी पढ़ के आए कि भाई विजिबल अल्ट्रावायलेट क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन करता है। ठीक है, आपने एक याद रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन को यूज़ करता है। ठीक हो गया। वो पिछले वाला क्या करता था, वो हाई पैकेट्स ऑफ एनर्जी उनको यूज़ करता था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को यूज़ करता है, इस वजह से हम इसको इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी की कहते हैं। ठीक है, इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद मॉलिक्यूल्स। देखिए, और इसका रेंज कितनी है, 200 to 800 nm। अभी ये टोटल के लिए रेंज है। अगर लाइट की रेंज देखें तो वो हमारे पास 450 से स्टार्ट होकर 700 तक जाती है, लेकिन उससे पहले UV रेंज होता है, तो आपने याद रखना है। होता क्या है, एक एटम था, मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इसने एनर्जी ऑब्जॉर्व की, हाई स्टेट पे चला गया, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये होमो से लोमो में चला गया, यानी लो एनर्जी वाले से हाई एनर्जी वाले पे चला गया। ठीक है, अब इसमें 3 काइंड के इलेक्ट्रॉन है। देखें हमारे पास जब भी कोई बॉन्ड होगा, कोई भी वो होगा, हमने उस पर इलेक्ट्रॉन मारे, इलेक्ट्रॉन फेंके, तो उस पर 3 तरह के इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिग्मा या कोई जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, और इसके अलावा जो है आपके पास एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन, एक पाई इलेक्ट्रॉन और एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो वो अपना हर जो है अपना इफेक्ट डिफरेंट शो करेगा। ठीक हो गया। अब लेट्स सपोज हमने जो इलेक्ट्रॉन फेंके वो जाके सिग्मा पे पड़े, तो वो सिग्मा को क्या कर देंगे, सिग्मा स्टार में भेज देंगे। इसी तरह अगर वो एन पे पड़े तो एन को भी सिग्मा स्टार पे भेज देंगे। और ये अवेलेबल कहाँ पे होता है, ये जस्ट अल्कीन्स को अवेलेबल होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो इसकी रेंज होती है 125 nm होती है। ठीक है, और स्पेशली जो 150 nm तक जाता है, लेकिन हम इसको मेजर नहीं कर सकते, ये स्पेशली वैक्यूम में होता है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद N टू सिग्मा ट्रांजिशन, यानी जब भी N वाले इलेक्ट्रॉन पे जाके पड़ेगा तो वो भी सिग्मा में चला जाएगा, तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह, और ये एग्जांपल आपने याद रखना है कि भाई नाइट्रोजन वगैरह में होता है। ठीक है, उसके बाद पाई पे अगर पड़े तो पाई स्टार पे चला जाएगा। इसी तरह अगर N पे पड़े तो N स्टार पे। ये आप देख सकते हैं, ये सिग्मा था, सिग्मा स्टार पे चला गया, N था, N पाई स्टार पे भी जाएगा और N सिग्मा स्टार पे भी जाएगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, पाई वाला कभी भी, आप यहाँ पे देखेंगे, पाई वाला कभी भी सिग्मा स्टार पे नहीं जाएगा, या पाई स्टार वाला। ठीक है, वो हमेशा पाई वाला पाई स्टार पे जाएगा, सिग्मा वाला सिग्मा स्टार पे जाएगा। हाँ, लेकिन जो N है वो पाई स्टार पे भी जाएगा और पाई जो है उस पर भी जाएगा, दोनों पे जाएगा, ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपके पास है जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इसमें क्या होता है कि जैसे ही सिग्मा पे इलेक्ट्रॉन, सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन जाके लगते हैं, वो सिग्मा स्टार में चला जाता है। उसमें स्पेशली हमारे पास कौन से बॉन्ड्स होते हैं, N ट्रिपल वाले या डबल वाले, क्योंकि आपको पता है पाई बॉन्ड किस में होगा, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड वाले में पाई तो नहीं होगा ना। ठीक है, उसके बाद N वाले, अगर N पे जाके लगें तो वो भी ऊपर चले जाते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास कौन से आ जाते हैं, जिस तरह सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, और ये इनका ऑर्डर है, ये आपने ऑर्डर याद रखना है कि N सबसे ज़्यादा किसका होता है, R सिग्मा टू सिग्मा स्टार, उससे कम N टू सिग्मा स्टार, फिर पाई टू पाई स्टार, फिर N टू पाई स्टार, ये आपने याद रखनी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है कि ये एग्जांपल है कि सैचुरेटेड कंपाउंड विद लॉन पेयर हेटेरो एटम NO सैचुरेटेड एलिफेटिक कीटोन्स भी स्पेशली इन्वॉल्व होते हैं, ये एग्जांपल है।
ठीक है। ये आपने जिसमें ऑरेंज और रेड की वैल्यू याद रख लेनी है। अब ये देखें ये ऑब्जॉर्ब हो रहा है और ये वेवलेंथ ये शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि भाई कितना जो है उसमें इलेक्ट्रॉन थे, मतलब ये अब यहाँ पे जो शो कर रहा है ना इसका मतलब इसमें कोई डबल बॉन्ड था। ठीक है, तो इससे हमें आइडिया हो रहा है कि डबल या सिंगल कौन सा बॉन्ड था, तो जिसकी वजह से हम जो है ईजिली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बहुत आसान है, मैंने आपको अभी बता के आया हूँ कि अगर रेडियो वेव्स को हम यूज़ करें तो वो हमारे पास न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करता है। अब वो कैसे होते हैं, देखिए आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो स्पिन करते हैं, यानी ऐसे भी मूव, यानी अपने इर्द गिर्द भी मूव करते हैं अर्थ की तरह, और ये आपके पास मतलब आप ये कह लें कि इस चीज़ का जो अपना न्यूक्लियस है उसके गिर्द भी मूव करते हैं। तो ये रोटेटरी मोशन या स्पिन मोशन शो करते हैं। लाइक इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन है वो भी इसी तरह ही करते हैं। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं करते, प्रोटॉन भी ऐसे करते हैं। ठीक हो गया, जिसकी वजह से जो है कोई भी एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो होता है बट वो मैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक होता है। आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर उनमें इक्वल नंबर इलेक्ट्रॉन हो जैसे ये, तो फिर तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर को कैंसिल कर देंगे, यानी 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन जिसमें आपके पास जो आइसोटोप्स होंगे उसमें थोड़ा सा न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर में चेंज आएगा, तो वहाँ पे जो है मैग्नेटिक जो है वो कंसेप्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक हो गया। और एक इसमें होता है स्पेशली आप देखें P30 जो है असल में होता है, लेकिन P31 है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ओ सिंपल कट गया, कैंसिल हो गया। चलें इसको दोबारा कर लेते हैं। ओके, तो इसमें हमारे पास ये आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये आपके पास एग्जांपल अपने और ये इसमें किस में रेशो में होना चाहिए, 1/2 में होना चाहिए। ठीक हो गया। अब देखिए अगर वो इवन नंबर में होंगे तो क्या होगा, 0 स्पिन 0 मैग्नेटिक फील्ड, कोई फर्क नहीं है, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिकली इनएक्टिव होंगे, हमारे किसी काम के नहीं होंगे। अब देखिए आप यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, प्रोटॉन की। हमने यूवी में किसकी बात की थी, इलेक्ट्रॉन की। तो ये आपने याद रखना है कि डिफरेंस है एक। ठीक हो गया। उसके बाद चलते हैं जी आगे, कोई इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। अब देखिए हुआ क्या, सिंपल। आप पहले तो आपको एक प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल ऑफ NMR, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल फ्रॉम बेस एनर्जी टू हाई एनर्जी व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा था, ठीक है, हमने एनर्जी दी, एक्सटर्नल फील्ड हमने दिया, वो इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर वाले शेल में चला जाएगा या नीचे वाले में चला जाएगा। अभी देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, देखिए एनर्जी दी, हायर स्टेट पे चला गया या लोअर स्टेट पे चला गया। इसको हम कहते हैं DD जो है, या सिंपल स्पिन फ्लिपिंग, यानी स्पिन की वजह से फ्लिप कर जाना। ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है। तो ये जो है यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में चला जाएगा। वो डिपेंड करता है एनर्जी पे, एनर्जी ज़्यादा देंगे ऊपर चला जाएगा, एनर्जी कम देंगे नीचे चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, द डिफरेंस बिटवीन द टू स्पिन स्टेट इज़ वेरी स्मॉल एंड लाइज विद द रेंज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी। यानी वही बात बताना चाह रहा है कि हम रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं, जो एक्सटर्नल फील्ड हम वो करते हैं ना वो रेडियो वेव होता है। ठीक हो गया, कुछ और कुछ भी नहीं होता। अब देखिए होता कैसे है, मैं ज़रा आपको डायग्राम समझा दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब हमारे पास सिंपल एग्जाम्पल था, मैं ज़रा इसको वो कर लूँ। ओके, लेट मी टेक दिस वन फ्रॉम देयर। अच्छा सही, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये सैंपल पड़ा हुआ था। ठीक हो गया। आपने मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की हुई थी, हमने जैसे ही ये एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की ना, उसके बाद से इसमें जो है चेंज आ गया। चेंज क्या हुआ, चेंज का मैंने ऊपर पढ़ के आए, चेंज आया स्पिन फ्लिपिंग। स्पिन फ्लिपिंग जब चेंज आया उसने डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे ग्राफ बन गया और हमें पता चल गया कि भाई क्या चेंज आ रहा है। समझ आ गई, सिंपल। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। उसके बाद यहाँ पे हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं, दैट इज़ TMS। अब TMS का यहाँ पे काम नहीं होता, TMS का यहाँ पे काम होता है। ये जो ग्राफ होता है ना इस पे काम होता है, यहाँ पे TMS यहाँ पे होता है। अब जिस तरह कि आपने पढ़ा होता है जीरो एक ऐसा TMS है कि 0 से आगे जाओगे +1 की वैल्यू आएंगी, मैं पीछे जाओगे -1 की आएंगी। तो मतलब ये एक रेफरेंस है, 0 एक रेफरेंस है। इसी तरह TMS रेफरेंस है कि TMS से कितना डिफरेंस है। TMS से 1 पॉइंट आगे है, 2 3 4 5, तो उससे हम इसको मेजर करते हैं। और ये यहाँ पे प्रेजेंट यहाँ पे होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, फिर से आगे हम ग्राफ बनाते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये जो है मेनली हमारा जो मतलब TMS है वो एक रेफरेंस के तौर पे यूज़ होता है। ठीक हो गया। तो ये आपने पढ़ लेना है। इसके जो कुछ क्वालिटीज़ हैं वो हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं, कौन कौन सी भाई पढ़ लेते हैं। कि एक तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, रिक्वायर्ड 26.6 सेंटीग्रेड, मतलब इतना टेम्परेचर दो, रूम टेम्परेचर दो, उसके बाद जो वो है वो एवेपोरेट हो जाता है, जिससे हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो ही हमारे पास बच जाता है। हैविंग स्ट्रॉन्ग शार्प रेजोनेंस, हम 12 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, केमिकल शिफ्ट होता है उसके अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। प्रोड्यूस अ पीक ऑफ 0 सिग्मा स्टार 0, केमिकल शिफ्ट 0 पे होता है, यानी मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि 0 पे स्टार्ट होता है। नॉन टॉक्सिक होता है और इस तरफ अनरिएक्टिव होता है, कोई नुकसान वगैरह नहीं होता उसका। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा अब देखें मेनली अब हमने कि हाइड्रोजन को मेजर कैसे करना है।
अब हम बात तो कर रहे हैं कि भाई प्रोटॉन हमें हेल्प कर रहा है एनएमआर में, लेकिन अगर प्रोटॉन को मेजर करना आ जाए वो हम कैसे करेंगे, वो हम ग्राफ की मदद से कैसे करेंगे। तो आपने क्या करना है, कोई भी मतलब वो ले लेना है, उसको आपने एनएमआर में वो करना है। अगर देखिए जिनमें हाइड्रोजन नंबर सेम होगा, जिनमें हाइड्रोजन नंबर सेम होगा उनका पीक सेम आएगा, ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया। अब इस तरह हमारे पास ये सी है और सी एच 6 है, हाइड्रोजन नंबर की बात कर रहा हूँ, तो इन जो पैरा वो होगा थोड़ा सा चेंज आएगा। दे स्पिन स्टेट्स आर इक्वल एंड प्रोड्यूस स्लाइटली सिंगल पीक, यानी जब इनमें इलेक्ट्रॉन वो सेम होंगे तो तब आपके पास हाइड्रोजन सेम होंगे, तब आपके पास जो है सिंगल पीक शो करेंगे और सेम जो है वो पीक शो करेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं सिंगल पीक शो करेंगे, लेकिन ये लेंथ में चेंज होगी। देखिए ज़रा मैं आपको बताता हूँ कैसे, सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे शो करेगा, यानी हाइड्रोजन की बेस पे डिफरेंस हो रहा है। लेकिन हाइड्रोजन अगर एक है तो देखिए छोटा सा है, दो है तो बड़ा, तीन बड़ा, तो यानी किस पे डिपेंड कर रहा है, ये हाइड्रोजन के नंबर पे डिपेंड कर रहा है और हाइड्रोजन की टाइप पे डिपेंड कर रहा है। अब ये देखिए ये तीन ग्रुप्स हैं हमारे पास, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये। अगर तीन ग्रुप ना होते, तीनों ओ एच होते तो ग्राफ एक ही बनना था, लेकिन उसकी लेंथ में चेंज आना था, ठीक है। अब क्योंकि ग्रुप तीन है, ओ एच का ग्रुप अल्कोहल का ग्रुप है, सी एच टू का ग्रुप है, सी एच थ्री का ग्रुप है, तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है। और ये किसमें, ये आपको ग्राफ क्या बता रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन्वॉल्व। थोड़े प्रोटॉन होंगे इतना जाएगा, ज़्यादा होंगे तो ये ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास है ये यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, कोई एक्स्ट्रा नहीं। केमिकल शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट क्या है, सिंपल सी बात है कि यहाँ से आप उसको मेजर करो, वही डेफिनेशन लिखी हुई है। सेपरेशन ऑफ अब्जॉर्प्शन पोजीशन ऑफ पार्टिकल प्रोटॉन फ्रॉम द अब्जॉर्प्शन पोजीशन ऑफ स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड, यानी टीएमएस की बात कर रहे हैं। यानी टीएमएस को यूज़ करते हुए आप उसके रेफरेंस से किसी चीज़ को सेपरेट करो और देन उसको मेजर करो, ये आपके पास क्या है, केमिकल शिफ्ट होता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 से 10 तक। ये देखें 0 है ना यहाँ से, तो 0 से 10 तक आगे मतलब चलती रहती है, ठीक है। और टीएमएस कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद इसका क्विक क्विज के क्वेश्चन है, आपने जरूर देख लेने। उसके बाद है जी आपके पास एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम देखें, एटम को कुछ एनर्जीज मिली, उसने वो एनर्जीज इमिट कर दी, उसका मैंने एक स्पेक्ट्रम बना लिया, उसको हमने एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम का नाम दे दिया, ठीक है, नाम से जाहिर है। एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम पैटर्न pertains to electronic transition in atom which uses an excitation source like flame, spark, etc. Emission spectrum is also related to atom. बाकी किस चीज़ से रिलेटेड है, हमारे पास IR रिलेटेड था फोटोन, ठीक है, UV रिलेटेड था इलेक्ट्रॉन और NMR रिलेटेड था प्रोटॉन। अब ये जो है किससे रिलेटेड है, एटम से, ये आपने याद रखना है, ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस आप कह लें। अब यहाँ से आगे इसका प्रिंसिपल लिखा हुआ है कि एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कंसर्न विद द कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन प्रोड्यूस विच आर एक्साइटेड, दे इमिट रेडिएशन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट वेवलेंथ द लाइक आर्ट स्पेक्ट्रल लाइन वाले, ठीक है। वही हाइड्रोजन की बात, हाइड्रोजन पड़ा होता एनर्जी दी, वो हाई लेवल पे चला गया, हाई लेवल पे जब नीचे वापस आ रहा था तो उसने एनर्जी ऐसे रिलीज कर दी, जिसकी वजह से हमने इसका एक पैटर्न बना लिया, ठीक हो गया। ये हमारे पास टाइप्स इसकी दो आ जाती हैं, इसमें एक ऑब्जॉर्प्शन, एक लाइन इमिशन है, एक ऑब्जॉर्प्शन है, यानी कुछ में लाइन इमिट करके पैटर्न बना देगा इस तरह से, कुछ में लाइन अब्जॉर्ब करके इस तरह का पैटर्न बना देगा, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब इसमें हम अगर लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम की दे दें तो इसमें हाइड्रोजन की आपके एग्जांपल आ जाएगी कि हमने करना क्या है, व्हेन एन एलिमेंट इज वेपराइज्ड इन अ फ्लेम और इलेक्ट्रिक आर्क इन अ डिस्चार्ज ट्यूब इट इमिट, जब उसको किसी हम मतलब फ्लेम में रखेंगे, जिस तरह आप ये कह लें, ये हमने इसके अंदर रखा, उसने क्या किया, रेडिएशन इमिट करना स्टार्ट कर दिया, हमने आगे डिटेक्टर रख दिया, डिटेक्टर ने डिटेक्ट करके उसका एक ग्राफ बना दिया और हमें आइडिया हो गया कि भाई ये ग्राफ किसका है। अगर ग्राफ में येलो लाइन ज़्यादा है, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मतलब ये ग्राफ हाइड्रोजन का है, ये मतलब ये ग्राफ नाइट्रोजन का है, तो इससे हम पता लगाते हैं कि भाई एलिमेंट जो है वो कौन सा है। मेनली हम कल कह रहे हैं वही बात है, हम एनालिसिस कर रहे हैं, यानी चीज़ों को चेक कर रहे हैं कि भाई ये जो हमने कंपाउंड यूज़ किया था इसमें था क्या, इसमें हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, क्या चीज़ थी, तो वो आपको इन पैटर्न से पता चलता है, ठीक है। तो आपको फिर स्पेसिफाइड कलर भी होते हैं, अगर सोडियम होगा, अगर सोडियम होगा तो वो आपको कौन सा कलर देगा, वो आपको येलो कलर देगा, ठीक है। ये अपने कलर याद कर लें, स्ट्रोंशियम रेड, पोटेशियम वायलेट, बंसीन फ्लेम कलर, नियोन ऑरेंज रेड, हीलियम ऑरेंज पिंक और H2 ऑरेंज रेड, ठीक है, ये ब्लू, इसी तरह ग्रीन कलर। तो ये सारे अपने कलर याद कर लेने हैं, ये डिफरेंट कलर हैं। हमने इन्होंने ये पैटर्न किया, ये कलर बना दिए, हमें आइडिया हो गया कि भाई अगर इसने येलो कलर किया है तो मतलब सोडियम है, रेड किया है तो मतलब स्ट्रोंशियम है, वायलेट किया तो मतलब पोटेशियम है। अब ये देखिए यहाँ पे एक डिफरेंस है, ये जो है बंसीन फ्लेम की फॉर्म में और ये जो है डिस्चार्ज ट्यूब की फॉर्म में, ये आपने याद रखना है। अगर डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ करेंगे तो ये कलर आते हैं और बंसीन फ्लेम को यूज़ करते तो वो आपके पास कलर्स आते हैं, ठीक हो गया, ग्रेट हो गया, मतलब ग्रेट हो गया, समझ आ गई आपको। अब चलते हैं जिसकी कुछ एप्लीकेशंस की तरफ। एप्लीकेशन बहुत सी चीज़ें,
जिसमें हमारे पास एलिमेंट को डिटेक्ट करता है। आपके पास सीमेंट पड़ा हुआ है, आपने सीमेंट को उठाया, उसके आपने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कर दिया। अब आपको आइडिया होगा उसमें से कलर प्रोड्यूस होंगे। आपको आइडिया होगा कि भाई सीमेंट के अंदर सोडियम पड़ा हुआ है, पोटेशियम पड़ा हुआ है, ये चीज़ पड़ी है, ये चीज़ पड़ी है। यानी आप किसी कंपाउंड का एनालिसिस कर सकते हैं इस तरह यूज़ करके, उसके कलर को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही बता रहा है, ट्रेस मेजर कंस्टिट्यूएंट इन सेरेमिक्स, ठीक है, जो सेरेमिक होता है। ग्राफिक जो ग्रेफाइट होता है उसमें मतलब इम्प्योरिटीज जो हमारी पेंसिल की निब होती है ना, कच्ची पेंसिल, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, उसको आपने मेजर करना होगा, इसी को यूज़ करके करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद कैल्शियम, कॉपर, जिंक ब्लड में जो इसकी कंस्टिट्यूशन, और जिंक इन पैक्रियाटिक जूस और एनालिटिकल रीजेंट्स, इसको आप जस्ट वन टाइम पढ़ेंगे तो अच्छा। उसके बाद एटॉमिक अब्जॉर्प्शन, आपने क्या किया, आपके पास एक एटम था, ये एटम था, आपने इसको एनर्जी दी, इसने अब्जॉर्ब कर लिया। अब्जॉर्ब करने के बाद ना कुछ रेडिएशन खारिज कर दी, जिसका हमने ग्राफ बना लिया। अब आप उसमें अगर देखें तो इसमें देखें आपके पास वाइट लाइंस बन रही हैं, वाइट लाइन थोड़ी थोड़ी सी, बाकी सारा ब्लैक है। लेकिन इस केस में आपके पास बाकी सारा ब्लैक है, लेकिन वाइट लाइंस थोड़ी थोड़ी बन रही हैं। तो मतलब आपने याद रखना है, जब भी लाइन स्पेक्ट्रम होगा यानी अब्जॉर्प्शन जो है इमिशन स्पेक्ट्रम होगा, तो वो आपके पास जो है वो वाइट बैंड की फॉर्म में, कलर बैंड की फॉर्म में शो करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाइट ब्लैक बैंड की फॉर्म में शो करेगा। ठीक हो गया। एप्लीकेशंस क्या हैं भाई, लाइक एप्लीकेशन मोर पावरफुल एनालिसिस बिकॉज मेथड स्मॉल कंसंट्रेशन सैंपल यूज़, ठीक है, और मतलब बहुत सारे मेथड में यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह उनके लिए यूज़ होता है, और टेक्निक फॉर इंक्लूडिंग सेरेमिक मिनरोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेट्रोलॉजी, यानी मेटल की स्टडी वगैरह उन सब में यूज़ होता है। उसके बाद ये हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, यानी मैस को मेजर करना। ठीक है, तो अब मैस हम किस चीज़ का मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड आ गया, ठीक है। अब ये जो पहले के 3 मेथड थे ना, ये उसकी टाइप मेजर करने के लिए थे कि भाई मैंने आपको एक कंपाउंड दिया, आपने मुझे उसमें से बताया कि भाई इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। किसको यूज़ करते हुए, IR रेडिएशन को और UV रेडिएशन को, आपने इनको दोनों को यूज़ करते हुए मुझे बताया कि इसमें सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। ठीक हो गया। NMR को आपने यूज़ करते हुए मुझे बताया कि इसमें हाइड्रोजन इतने हैं भाई। ठीक हो गया, मुझे समझ आ गई। आपने अब्जॉर्प्शन इमिशन स्पेक्ट्रम करके बताया कि भाई इसमें कंपाउंड इस टाइप का है, सोडियम है, क्लोरीन है, ये कंपाउंड है। ठीक हो गया। अब NMR जो हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमीट्री है, इससे हम क्या करेंगे, उसका मैस वो कर लेंगे। हमने पहले क्या किया, मतलब एक मशीन समझ लें, ये समझ लें, आप कॉलेज से एंटर हुए, एग्जाम हॉल में गए, पेपर दिया, वापस बाहर आ गए, एक प्रॉपर वे में गए ना, आपने प्रॉपर वे किया। इसी तरह केमिकल मेरे पास आया, मैंने पहले उसके 3 मेथड किए ताकि मेरे पास जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएं। वो क्लियर होने के बाद जो मुझे आइडिया हुआ कि भाई इसमें ये चीज़ें हैं, ठीक है, मैंने पहले IR किया, मुझे पता चला कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, स्ट्रक्चर का थोड़ा बहुत आइडिया हुआ। UV किया, मुझे पता चला, कन्फर्म हो गया कि इसमें बॉन्ड कौन सा है। फिर मैंने बॉन्ड कौन सा, सिंगल है, डबल है। फिर मैंने इसके बाद जो है NMR किया, NMR से मुझे आइडिया हुआ कि इसमें प्रोटॉन इतने हैं, जिसकी वजह से मैंने ग्राफ से जब देखा तो मुझे इतने प्रोटॉन का आइडिया हुआ। अब मैंने मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी को जो है यूज़ किया, और फिर मुझे आइडिया हुआ कि भाई इसका मैस कितना है। ठीक हो गया। तो यानी इट इन्वॉल्व्स गैशियस आइन, आपने याद रखना है, डिफरेंट आइसोटोप वही एलिमेंट है ना। देखें, अब हम पीछे हमने सोडियम उसमें NMR में हमने कार्बन 13 यूज़ किया था, और वो भी तो आइसोटोप है ना, कार्बन 12 तो यूज़ नहीं किया था क्योंकि वो मैग्नेटिकली इनएक्टिव था। ठीक हो गया। अच्छा, करना क्या है, इसका कोई ज़्यादा कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, कहानी है। कहानी क्या है भाई, यहाँ पे आपके पास आपने कोई डाला, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी आयन था या सिंपल कोई कंपाउंड था, डाला, यहाँ से क्या हुआ कि पहले आयनाइजेशन चैम्बर लगा होगा, जो क्या करेगा, उसको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये जो आगे काम करने वाला, आगे इसका प्रोसेस होना है, वो सिर्फ पॉजिटिव आयन्स पे होना है, नेगेटिव पे नहीं होना। इस वजह से पहले इसको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करेगा। पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने के बाद एक्सेलरेशन, यहाँ पे कुछ प्लेट्स लगी होती हैं जो उसको स्पीड अप करती हैं, जिसकी वजह से वो आगे को भागता है। आगे को जब भागेगा तो यहाँ पे मैग्नेट का लगा होता है, और इसी के साथ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगी होती है, जिसकी वजह से हमने वो पढ़ के आए थे, V=E/B, फिजिक्स में आप पढ़ के आए होंगे। ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है, जिसकी वजह से जो है वो फिर यहाँ पे इसकी डिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, हमने ये भी पढ़ के आए थे, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m, यानी जिसका m ज़्यादा होगा उसका रेडियस बड़ा होगा। देखिए, मतलब मैं आपको दोबारा अगर बता दूँ तो, जो मैं आपको जस्ट एग्जांपल बता दूँ, जिसका मैथ ज़्यादा होगा वो ऐसे यहाँ पे आके गिरेगा, जिसका मैथ कम होगा वो ऐसे जाके यहाँ पे गिरेगा, जिसका और कम होगा यहाँ पे ऐसे गिरेगा। तो इसके बाद जो हमारे पास एक सैम्पल ग्राफ आ जाएगा, और उस ग्राफ से मेजर कर लेंगे कि भाई कौन सा था, इसका क्या क्या सूरत है, क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, मैंने आपको सारे बता दिए, आयनाइजेशन चैम्बर, एक्सेलरेशन चैम्बर, डिफ्लेक्शन प्लेट्स, डिफ्लेक्ट करते हैं, डिटेक्शन, रिकॉर्डर, एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों की, कि वेपराइजेशन, पहले आपने उसकी वेपराइज कर ली, यानी उसको कन्वर्ट कर लिया वेपर्स से। ठीक है, अगर वो लिक्विड था या सॉलिड था, उसमें हमने पहले क्या बना लिए, वेपर्स बना लिए। फिर आयनाइजेशन की, कैसे, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देके एक्सेलरेट किया, कितने वॉट से, 500 to 2000 वोल्ट्स जब हमने अप्लाई किया, जिससे वो आगे को तेज़ी से भागा। डिफ्लेक्शन किससे की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है मैंने प्रेजेंट दी हुई थी, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन की हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलेशन भी है। ठीक है,
तो ये जो है सिंपल सी कहानी है इसकी। अब आगे इसको जब आप पढ़ेंगे तो मतलब आगे भी कहानी है, कोई इतना वो नहीं है। फिर होता क्या है, हमने क्या किया कि हमारे पास जो है हमने क्लोरीन को यूज़ किया। क्लोरीन के 3 पैराग्राफ हमारे पास बन गए, 3 ऐसे बन गए ऐसे, ठीक हो गया। एक बना भाई हमारे पास, या 2 आप कह लें, 2 कह लेते हैं हम, 2 बने, एक ये बना एक ये बना। एक आया कि हमारे पास 37 पे और एक 35 पे। हमने क्या किया, हमने इन 75 को 35 से मल्टीप्लाई करके 25 को 37 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, आप देख लें, और 100 से परसेंटेज ले लिया, तो इसलिए हमारे पास का मैथ आ गया। इसलिए हम आज भी कहते हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है, 35.5, या बिल्कुल 5 सही है, ठीक है। तो आप देखें एटॉमिक मास कभी नंबर्स में नहीं होता, लेकिन इसी वजह से ये जो रिलेटिव अबंडेंस है ना, इसकी वजह से हम फाइंड करते हैं इसको, जब ये हमारे पास उसमें आता है तो हमें आइडिया होता है, ठीक हो गया। इस तरह हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है, तो हम वो देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक 26 पे है, फिर 25 पे, फिर 24 पे। अब ये जो आपके पास ये 70 है, तो 70 को मल्टीप्लाई किया किससे, 24 से, प्लस फिर आपने मल्टीप्लाई किया 10 को 25 से। इस तरह करके आपने तीनों को मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड कर देंगे, आपके पास का टोटल मैथ्स आ जाएगा, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद ये आप जस्ट इसको एक बार पढ़ लें, ये NMR का आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ है, पेपर में आ जाता है, तो इसको भी आप अच्छी तरह कर लें। ये करने के बाद इसको समरी को जरूर पढ़ लिया करें। MCQs आप देख सकते हैं, MCQs आपको सारे यहाँ पे मिल रहे हैं, तो बाकी वीडियोज़ में मैं इस तरह अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो मुझे ज़रा इस पर अच्छा सा रिस्पॉन्स चाहिए, ताकि मुझे लगे कि आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है। देन आई अपलोड ऑल दी रिमेनिंग चैप्टर एज वेल। अगर मुझे रिस्पॉन्स ना मिला तो हो सकता है 1 या 2 वीडियोज़ लगाने के बाद मैं रफू चक्कर हो जाऊँ, मतलब और ना लगाऊँ, ठीक है, क्योंकि बड़ा टाइम लगता है। देखें जस्ट 1 चैप्टर कवर करने में 35 से 40 मिनट लगे। अब मैं इसको वीडियो बनाने में बड़ा टाइम लगता है, देन इसको मैंने अपलोड करना है तो उसमें बड़ा टाइम लग जाएगा। सो इस वजह से जो है वो मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी बाकी पूरी की पूरी बुक हम इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेरी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।